तो आज का टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। वाटर ऐसा जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, उसे हम कठोर जल कहते हैं। सामान्य रूप से हम जो ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करते हैं, पीने योग्य जो पानी होता है, वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। पर वॉशिंग पर्पस से, मतलब कपड़े के धोने और अन्य चीज़ों को धोने के लिए हम जिस जल का प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ मात्रा में हार्डनेस घुली होती है, और उस हार्डनेस की वजह से ही वो हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों की वजह से होती है। मतलब ऐसे साल्ट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट से बने होते हैं, यदि वो जल में विलय हैं तो ऐसा जल हार्ड वाटर या फिर कठोर जल कहलाता है। इस प्रकार का जो जल होता है वो क्लीनिंग पर्पस से यूज़ में नहीं आता है, और भी इंडस्ट्रियल पर्पस से भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग ना तो सफाई के लिए ना औद्योगिक अनुप्रयोग में किया जा सकता है। इसलिए हम हार्ड वाटर को पहले सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं, कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। जनरली जो हार्डनेस होती है वो दो प्रकार की होती है। एक टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब अस्थायी कठोरता, और एक परमानेंट हार्डनेस होती है जो स्थायी कठोरता होती है। टेम्परेरी हार्डनेस एक व्यवहारिक कठोरता है जब यदि जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। बाइकार्बोनेट मतलब होता है HCO3, है ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट। यदि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के रूप में जल में घुले होते हैं तो इसकी वजह से कौन से प्रकार की कठोरता उत्पन्न होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब अस्थायी। अस्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रकार की कठोरता को हम आसानी से जल से अलग कर सकते हैं। यदि हम पानी को उबालते हैं, ये जो साइन है गर्म करने का है, यदि हम पानी को उबालते हैं तो ये बाइकार्बोनेट जो HCO3 के रूप में, ये CO3 कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। और बाइकार्बोनेट यदि कार्बोनेट में परिवर्तित हो रहा है, इसका मीनिंग ये है कि बाइकार्बोनेट तो पानी में घुला हुआ होता है, पर जो कार्बोनेट होते हैं वो पानी में अविलेय होते हैं, वाटर इनसोल्यूबल, प्रेसिपिटेट होते हैं, अवक्षेपित अवस्था में। इनको हम छान कर आसानी से पृथक कर सकते हैं। इसलिए यदि बाइकार्बोनेट घुले हैं तब तक तो ठीक है, पानी में उसको हम आसानी से अलग कर पाते हैं। परंतु यदि बाइकार्बोनेट के स्थान पे जल में यदि क्लोराइड और सल्फेट घुले होते हैं तो फिर हम इसको उबाल कर दूर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उस प्रकार के लवण, उस प्रकार के साल्ट जल में कौन से प्रकार की कठोरता को उत्पन्न करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को, मतलब स्थायी कठोरता। और जो स्थायी कठोरता वाला जल है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किसी विशेष विधि का प्रयोग करना पड़ता है। स्पेसिफिक मेथड हमें यूज़ करनी पड़ती है, और स्पेसिफिक मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है, उसी को मैंने डिस्क्राइब किया है इसमें। वो है परम्यूटेड और जियोलाइट विधि। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट ईयर के पेपर में, और 4 का जो डी पार्ट है वो यूटिलाइज द जियोलाइट और परम्यूटेड मेथड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। परम्यूटेड और जियोलाइट एक रासायनिक अभिकर्मक होता है, इसी को जियोलाइट भी बोलते हैं औद्योगिक स्तर पे, और परम्यूटेड इसका रासायनिक नाम है। एग्जैक्टली ये कंपाउंड है जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, Na2Al2 Si2O8। ये एक ठोस सॉलिड कंपोनेंट है, ठोस पदार्थ है। और वर्तमान में हम RO और डिफरेंट टाइप के जो वाटर प्यूरीफायर्स होते हैं उसके अंदर जो चेम्बर लगा होता है उसमें ये लाइम, चूने के समान दिखने वाला पदार्थ होता है जो जल का परिशोधन करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है। यदि वाटर में परमानेंट हार्डनेस है और हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो फिर हम रासायनिक अभिकर्मक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, जियोलाइट का। और जियोलाइट की वजह से ही इस विधि को हम परम्यूटेड विधि बोलते हैं। एग्जैक्टली इस मेथड में
होता ये है कि जैसा डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के अनुसार इसमें हम कठोर जल हार्ड वाटर डालते हैं इस चेम्बर के अंदर। चेम्बर की जो लोअर सरफेस है इसमें मैंने रेत ली हुई है, सैंड ली हुई है, और इसी में हार्ड वाटर जाता है। और जस्ट इसके मिडिल भाग को देख रहे हैं हम, ये रेड पार्ट जो बनाया है ये जियोलाइट डला हुआ है, जो एक रासायनिक पदार्थ है जो इस हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉफ्ट वाटर में। तो हार्ड वाटर नीचे की तरफ जाता है और उससे ऊपर की तरफ निकल के कौन सा वाटर आ जाता है, सॉफ्ट वाटर, जिसका हम प्रयोग करते हैं विभिन्न अभिक्रियाओं में। हार्ड वाटर में एटमोस्ट रिएक्शंस नहीं लगती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हार्ड वाटर में संभव नहीं होती, इसलिए हम उसको किस में परिवर्तित कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर में। और जो अशुद्धियाँ होती हैं, अवक्षेप होते हैं, वो यहाँ से लोअर पार्ट से इसके पृथक हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। उसके आइसोलेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। एग्जैक्टली ये सब रिएक्शन बेसिस पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, बुक में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, और मैंने उसकी जो सिस्टमेटिक रिएक्शंस हैं, डायग्राम है, और एग्जैक्टली जो प्रिंसिपल है वो इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। कि जो जियोलाइट Na2Al2SI2O8 है, जैसे ही इसमें कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट की स्थायी कठोरता जो जल में घुली है संपर्क में आती है जियोलाइट के, तो जियोलाइट उसमें से कैल्शियम को अपने अंदर क्या कर लेता है, अवशोषित। इसका यहाँ से सोडियम हट गया है और सोडियम के स्थान पे इसमें क्या आ गया है, कैल्शियम। इस सोडियम को रिप्लेस कर दिया है किसने, इस कैल्शियम ने, है ना। तो यहाँ पे देखो सोडियम के स्थान पे कौन आ गया है, कैल्शियम। बाकी सूत्र वही है, जो Na2Al2SI2O8 था वो यहाँ पे Ca2SI2O8 हो गया। तो इस जियोलाइट के अंदर कौन अवशोषित हो गया है, कैल्शियम। तो जब कैल्शियम इसके अंदर अवशोषित हो जाएगा तो अपने आप जल में उपस्थित कठोरता क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। वैसे ही यदि कैल्शियम क्लोराइड के स्थान पे हम मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, ये भी जियोलाइट ही है ना, Na2Z। ये Z मैंने जो लिखा हुआ है वो Al2Si2O8 के स्थान पे लिखा है ना, बड़ा फॉर्मूला है, इसको हमने छोटा करने के लिए Al2Si2O8 को किसके रूप में लिख दिया है यहाँ पे, Z के रूप में। ये वही है ना, ये और ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है। तो जो Na2 है वो तो सल्फेट के साथ Na2SO4 बना देगा, और जो ये मैग्नीशियम है वो किसके अंदर अवशोषित हो जाएगा, जियोलाइट के अंदर, जिसको हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, Z से। तो मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा। जो अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाती हैं जियोलाइट पे, जैसे इधर ये अशुद्धि एकत्रित हो गई है कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और इधर ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इस अशुद्धियों को हमने यहाँ पे लिखा है MgZ। जब लगातार हम कठोर जल को सॉफ्ट करते जाते हैं तो लगभग एक लंबे समय के बाद, वैसे तो जियोलाइट की क्रियाशीलता 10 साल तक रहती है, मतलब 10 साल तक वो एक्टिव रहता है और कठोर जल को क्या कर सकता है, सॉफ्ट। पर उसकी सरफेस पे जैसे जैसे हार्डनेस इकट्ठी होती है, उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रियता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए हम एक निश्चित समय अवधि के पश्चात जियोलाइट की भी क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करने के लिए हम इसमें किसका पानी डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड का। जैसे ही हम इस नमक के पानी को जियोलाइट में डालते हैं तो जियोलाइट की सतह पर जो स्थायी कठोरता के रूप में मैग्नीशियम और कैल्शियम एकत्रित होती है, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो हार्डनेस है वो नमक के पानी के साथ घुल के किसका निर्माण कर लेती है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, और वो यहाँ से अशुद्धि के रूप में क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। वापस जियोलाइट अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, और लगातार हम हार्ड वाटर को इस मेथड के थ्रू किस में परिवर्तित करते रहते हैं, सॉफ्ट वाटर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू हम ऐसे जल को जो स्थायी रूप से कठोर है, परमानेंट हार्ड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं। अब क्या ध्यान देने वाली चीज़ें मैं बता दूं एक बार फिर, कि कठोर जल किसको कहते हैं, ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, वो जल क्या कहलाता है, कठोर। दूसरी चीज़, कठोर जल कठोर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट घुले होते हैं। ये तीनों चीज़ याद होनी चाहिए हमें, है ना, कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जो कैल्शियम मैग्नीशियम के हैं वो जल को क्या बना के रखते हैं, कठोर। कठोरता कितने प्रकार की होती है, दो। टेम्परेरी अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, तो अस्थायी कठोरता किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से, जिसके फॉर्मूले लिखे हैं ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम। इसको हम आसानी से
बॉइलिंग मेथड से उबाल के क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जबकि जो स्थायी कठोरता होती है वो, तो स्थायी कठोरता दो चीज़ों की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के। तो कम से कम इतना तो हमें रटा होना चाहिए ना कि कठोर जल क्या होता है, कठोर जल कितने प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी कठोरता किस वजह से होती है और स्थायी कठोरता किस वजह से होती है। इसी एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आया है इसी चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है, ये भी 6 नंबर में आया है। जैसे आज अपने जियोलाइट विधि एक्सप्लेन की है, वैसे ही हम कल एक विधि और देखेंगे जल की कठोरता को दूर करने की। उसे हम EDTA विधि बोलते हैं, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो